I am B.K. Mishra, Assistant Professor, Department of Agronomy. जैसा कि इस समय कोविड-19 जो जिससे देश इंडिया के साथ साथ और जितने भी विश्व में देश हैं सब परेशान हैं, उसके मद्देनजर रखते हुए आप लोगों के बीच में एक वीडियो के माध्यम से जो ऑनलाइन क्लासेस के लिए रिक्वायरमेंट थी, जो हमने सोचा कि बच्चों के बीच में पहुंचना चाहिए, तो आज रेनफेड फार्मिंग के बारे में उस पर डिस्कस करेंगे। जो कि रेनफेड फार्मिंग मीन्स cultivation of crops in area receiving rainfall more than 750 millimeter to 1150 millimeter above annual rainfall is called as रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग में जो देखते हैं खरीफ सीजन में हमें फुल फिल वाटर अवेलेबल रहता है, जिसके अकॉर्डिंग हमें ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जहाँ के हमें ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन प्रोडक्शन मिल सके। और उसके साथ साथ हम ड्राई लैंड फार्मिंग के साथ साथ रेनफेड फार्मिंग के साथ साथ हम ड्राई लैंड फार्मिंग को भी अपनाएं, जो कि ड्राई लैंड फार्मिंग में मीन्स cultivation of crops in area receiving rainfall less than 750 millimeter is called as dry land farming. ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत हमें इस तरीके से वहाँ पे अपनाना चाहिए कि उसके अकॉर्डिंग हमें ऐसी वैरायटी, ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जो कम से कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली होनी चाहिए। और ज़्यादातर हमें ऐसे टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए जो हम रेनफेड फार्मिंग में जो रेनी सीजन के अंतर्गत रेनफॉल के द्वारा जो वाटर वेस्ट हो जाते हैं उसका हमें यूटिलाइज करना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से। वाटर हार्वेस्टिंग करने के बाद उसमें उस वाटर का हमें वाटर कैचमेंट एरिया, जो वाटर सेट मैनेजमेंट के अंतर्गत डिफरेंट जैसे पॉन्ड्स, पिट, उसमें आप वाटर कैचमेंट एरिया में वाटर मैनेजमेंट कर सकते हैं, जो लाइफ साइकिल इरिगेशन के रूप में हम फील्ड में इरिगेशन कर सकते हैं। उसी के अंतर्गत आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रॉप प्रोडक्शन अंडर रेनफेड एंड ड्राई लैंड एरियाज, जो वहाँ पे हम किस तरीके से जो प्रोडक्शन करें और उसके अंतर्गत वहाँ पे कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं। लाइक फर्स्ट क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर्स में आपका आता है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर। एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर आपका वहाँ पे जैसे रेनफॉल के माध्यम से वहाँ पे डिपेंड होता है कि कितनी मात्रा में रेनफॉल हुई, कितनी वहाँ पे देर तक रेनफॉल हुई और उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अमाउंट ऑफ रेनफॉल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल मीन्स ऐसे जगह पे आप तो देखते हैं कि जब मानसून आता है उस समय रेनफॉल अच्छी होती है, बट ऐसी कंडीशन में आप तो देखते हैं कुछ ड्यूरेशन के बाद नियर अबाउट आपका 1 और 2 मंथ ड्यूरेशन हो जाता है तो उसमें रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ पर ड्रॉट की कंडीशन क्रिएट होती है। और इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल एंड ड्यूरेशन ऑफ रेनफॉल। नेक्स्ट आपका ड्यू, ओश ये ड्यू आपका जो उसमें ऐसे फैक्टर्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट फॉग एंड नेक्स्ट रिलेटिव ह्यूमिडिटी। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आपका एटमॉस्फेयर में 100%, जो कि वहाँ पे हम ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए बेटर होती है। और नेक्स्ट सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन
इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सनलाइट इफेक्ट। सनलाइट इफेक्ट मीन्स वहां पे कितनी मात्रा में आपकी जो सन रेस है वहां पे कितनी तीव्र गति से है, उसका भी इफेक्ट होता है। इंटेंसिटी एंड क्वालिटी ऑफ लाइट। एंड नेक्स्ट थर्मल इफेक्ट। थर्मल इफेक्ट के अंतर्गत देखते हैं टेम्परेचर, जो कि मेन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आप देखते हैं जैसे हम ड्राई फार्मिंग करने जाते हैं तो वहां पर टेम्परेचर आपका मेन, उसको हम देखते हैं कि टेम्परेचर वहां पे अगर 40 डिग्री सेल्सियस या इससे एबव है तो वहां पे हम ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत करने का समर्थ होते हैं। तो उसको हम ध्यान में दें कि ऐसे कंडीशन में हम उसको किस तरीके से मैनेज करें। तो वहां पे हम मल्चिंग का प्रयोग कर सकते हैं, और मल्चिंग में आपका आता है एक परमानेंट मल्चिंग और एक आपका टेम्परेरी मल्चिंग। तो परमानेंट मल्चिंग के रूप में हम प्लास्टिक मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं, और टेम्परेरी में हम स्ट्रॉ मटेरियल का यूज कर सकते हैं। जो प्लांट क्योसिस स्पॉट है उसको हम सॉइल के सरफेस उसको एक लेयर बिछा देते हैं जो वहां पे डायरेक्ट सन रेज नहीं पड़ती है, जिससे कि जो सॉइल का मॉइस्चर है उसको हम कंजर्व कर सकते हैं। और वही चीज पॉलीथीन मल्चिंग में जो हम करते हैं उसके माध्यम से भी जो वहां पे मॉइस्चर को हम कंजर्व करने के लिए करते हैं। एंड नेक्स्ट आपका फ्रॉस्ट। एंड नेक्स्ट विंड। जो विंड इसमें मेन इफेक्ट डालता है कि अगर जनरली हम देखते हैं कि ड्राई लैंड फार्मिंग के अंतर्गत वहां पे 55 to 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड वहां पे चलती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम वहां पे शेल्टर बेल्ट का उपयोग करना चाहिए। शेल्टर बेल्ट का उपयोग में आपके होते हैं टेम्परेरी शेल्टर बेल्ट और परमानेंट शेल्टर बेल्ट। टेम्परेरी शेल्टर बेल्ट्स में आपको प्लांटेशन क्रॉप्स जो कि निश्चित ड्यूरेशन जो रो के अकॉर्डिंग हम डिफरेंट हाइट के प्लांट का प्लांटेशन करते हैं। शॉर्ट, मीडियम एंड हाई हाइट के जितने भी प्लांटेशन प्लांट है वहां पे उसका यूज करते हैं। एंड नेक्स्ट परमानेंट जो विंड ब्रेक वहां करते हैं वॉल को वहां पे हम खड़ा करते हैं, जिससे कि विंड के द्वारा जो हमारी मेन क्राफ्ट है वहां पे जो विंड क्रॉस करके ऊपर से चले जाते हैं, जिससे वहां पे एयर के द्वारा मॉइस्चर का हरासमेंट नहीं हो पाता, और उसके द्वारा और एक जो क्रॉप लॉसिंग ये भी नहीं हो पाती है। एंड नेक्स्ट सॉइल फैक्टर्स। सॉइल फैक्टर्स में आपका आता है फिजिकल कैरेक्टर्स। फिजिकल कैरेक्टर्स के अंतर्गत सॉइल मॉइस्चर, जो कि सॉइल मॉइस्चर को हम वहां पे बनाए रखने के लिए डिफरेंट मल्चिंग इस सब का उपयोग कर सकते हैं। एंड सॉइल टेम्परेचर। सॉइल टेम्परेचर आप जो देखते हैं वहां पे कि जब सॉइल टेम्परेचर अधिक होगा तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वहां पे अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहिए, जो वहां हम उसका प्रोडक्शन ड्राई लैंड फार्मिंग में अच्छा दे सकें। एंड सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल टेक्सचर। सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटर होगी। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वहां पे आपको एक चीज और ध्यान देना चाहिए कि सॉइल में ऐसे मटेरियल्स को हम यूज करें लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के जितने भी मटेरियल्स आपके डिकम्पोज मैन्योर, उसको आप फील्ड में जब डालते हैं तो वहां पे सॉइल टेक्सचर बेटर होगा और उस एरिया में उस फील्ड में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगी, जो कि मॉइस्चर को हम वहां पे अच्छे तरीके से बनाए रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट सॉइल एरेशन। जो वहां पे अगर क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो एरेशन मेन है, जो कि ऑक्सीजन प्लांट के रूट के पास अगर पहुंचती है तो प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। एंड नेक्स्ट सॉइल टोपोग्राफी। सॉइल टोपोग्राफी में आप देखते हैं कि रेनफेड फार्मिंग एंड ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए बेटर होता है कि जब टोपोग्राफी आपकी ऐसी हो अनटोलरेटेड, कुछ एरिया ऐसे जगह जहां पे लोलैंड एरिया है तो वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट होती है, और वहां पे जब एयर
हवाएं तेज चलती हैं तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन मात्र होती है। एंड नेक्स्ट केमिकल कैरेक्टर्स। केमिकल कैरेक्टर्स के अंतर्गत आप देखते हैं कि बेन आपका सॉइल पीएच होता है, जो सॉइल पीएच बेटर होता है क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए 6.5 टू 7.5 कि अगर बीज है तो वहां पे सबसे बेटर वहां पे हम क्रॉप प्रोडक्शन ले सकते हैं, बट उससे अधिक है या कम है तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंड नेक्स्ट सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए वहां पे हम सॉइल में ह्यूमस की मात्रा को उसको मेंटेन अगर करें तो सॉइल फर्टिलिटी वहां की अच्छी होगी, जिससे हम क्रॉप प्रोडक्शन वहां पे अच्छे तरीके से ले सकते हैं। इसके लिए हमें वहां पे ऐसे मटेरियल्स को सॉइल में डिकम्पोज करना चाहिए जिससे कि सॉइल की फर्टिलिटी फील्ड में मेंटेन है, ह्यूमस की मात्रा फील्ड में अधिक है। एंड नेक्स्ट आपका आता है प्लांट कैरेक्टर। प्लांट कैरेक्टर में मेन आपका होता है जो रूटिंग। रूटिंग कैरेक्टर्स में आप तो देखते हैं कि प्लांट की दो तरीके से उसमें रूट्स जो पाई जाती है, एक टैप रूट्स होती है और दूसरी एडवांटेज रूट। जो ऐसे एरिया जहां हम देखते हैं कि ड्राई फार्मिंग करते हैं तो ऐसी क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए जो टैप रूट्स वाली चाहिए। एंड उसके बाद आपकी मैनेजमेंट फैक्टर्स। जो मैनेजमेंट फैक्टर्स में देखते हैं लैंड मैनेजमेंट, वहां पे हम लैंड का अच्छे तरीके से मैनेजमेंट करें। एंड नेक्स्ट फर्टिलाइजर यूज। फर्टिलाइजर जो यूज हम करते हैं ड्राई लैंड फार्मिंग में अगर हमें करना है तो वहां पे हम टोटल डोज ऑफ फर्टिलाइजर एट ए टाइम सोइंग तक वो ही समय देना चाहिए। अगर जहां पे लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा अगर वहां पे हम वाटर को कलेक्ट किए हैं वाटर कैचमेंट एरिया, तो उस तरीके से वहां पे हम जब फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो टोटल फर्टिलाइजर का नाइट्रोजन हाफ डोज एंड फुल डोज ऑफ फास्फोरस एंड पोटाश एट ए टाइम सोइंग एंड रेस्ट पार्ट ऑफ नाइट्रोजन आफ्टर सोइंग 21 to 25 days या 30 days इन केस ऑफ वीक वहां पे हमें टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना चाहिए। और इस तरीके से जब फील्ड में मॉइस्चर अवेलेबल हो तभी हमें फर्टिलाइजर का यूज करना चाहिए, अदरवाइज नहीं। एंड नेक्स्ट टाइम ऑफ सोइंग, जो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट होता है कि किस समय हम वहां पे सोइंग करें। इसके लिए आप जब खरीफ क्रॉप में शॉर्ट ड्यूरेशन की कोई क्रॉप का सिलेक्शन करना चाहिए रेनी सीजन में, लाइक मेज क्रॉप जो 75 टू 90 डेज में हार्वेस्ट हो जाता है। देयर बाद आपका 15 सितंबर तक हार्वेस्ट होने के बाद 15 सितंबर टू 30 सितंबर तक आपको क्रॉप की सोइंग कर देनी चाहिए। और ऐसे क्रॉप का भी सोइंग करना चाहिए उस एरिया में ड्राई लैंड फार्मिंग के लिए कि जो वहां पे वाटर रिक्वायरमेंट उसकी कम से कम है। नेक्स्ट टिलेज। टिलेज प्रैक्टिस में हमें वहां पे कम से कम करना चाहिए ड्राई फार्मिंग के लिए। रेंटल फार्मिंग के लिए तो आपको अच्छे तरीके से वहां पे प्रैक्टिस करनी चाहिए फील्ड, और ड्राई फार्मिंग के लिए सिर्फ टिलेज के रूप में 1 और 2 प्लॉविंग करना चाहिए, जो वहां के लिए टाइप्स ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। एंड नेक्स्ट वाटर मैनेजमेंट। जो वाटर मैनेजमेंट हमने बताया इसके पहले आपको इरिगेशन के रूप में जो हम सेविंग लाइफ सेविंग इरिगेशन के रूप में अगर दे सकते हैं तो वहां पे उस तरीके से इरिगेशन मैनेजमेंट करना चाहिए। लास्ट आपका वैरायटी ऑफ सीड। ऐसी वैरायटी का यूज करना चाहिए आपको कि जो ड्रॉट के प्रति रेजिस्टेंट वैरायटी है ड्राई फार्मिंग में, और एक आपको इस तरीके से भी करना चाहिए कि जो कम से कम वाटर रिक्वायरमेंट वाली क्रॉप्स हो, ऐसी क्रॉप्स का भी वहां पे आपको सिलेक्शन करना चाहिए। तो जो अभी आपको जो हमने बताया कि ऐसे फैक्टर्स को हम किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप रेनफेड फार्मिंग या ड्राई लैंड फार्मिंग कर सकते हैं। दैट्स ऑल।